एसोसिएशंस के सारे गणमान्य सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ऋणी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर आपके समक्ष अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान किया। मैं अंग्रेजी में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, पंजाबी में बोलूँ, 2-3 ज़बानें में और भी बोलता हूँ। अच्छा, ठीक है। देखिए, मुझे आदेश हुआ है कि खड़े होके वह बोलना चाहिए। प्रवक्ताओं को बैठ के बोलने की ज़्यादा आदत होती है और जब प्रवक्ता वक्ता हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे करेले पे नींव चढ़ा हो गया। बुनियादी तौर पे हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम किस काम के लिए 1 जून 2024 को प्रत्याशी चुने जा रहे हैं। भारत की संसद जिसके 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति, उसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत के लिए कानून बनाना। भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जिसको हमने 73 में और 74 में संविधान संशोधन 1993 से सुदृढ़ किया, उसमें ग्रामीण इलाके में पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, विधानसभा और भारत की संसद, उसके 5 अंग। जो शहरी इलाका है उसमें नोटिफाइड एरिया कमिटीज, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, विधानसभा और भारत की संसद, उसके 4 या 5 अंग। और हर जो संस्था है उसका काम भारत के संविधान में क्रियान्वित किया गया है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत की संसद कैसे चलती है, मैं थोड़ा आपको इसका परिचय देना चाहता हूं। भारत की संसद सुबह 11 बजे शुरू होती है। पहला 1 घंटा 20 सवाल होते हैं, इसको स्टार्ट क्वेश्चंस कहते हैं। वो सिर्फ सवाल राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर होते हैं। स्थानीय मुद्दों के ऊपर कोई सवाल एंटरटेन नहीं किया जाता। 12 बजे के बाद 1 घंटा जीरो आवर होता है, जहां पे आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं आप उनके बारे में अपना पक्ष रख सकते हैं और 20 लोगों को मौका दिया जाता है कि वो अपना पक्ष रखें। 2 मिनट का समय दिया जाता है हर सदस्य को और कोई मंत्री उसका जवाब नहीं देता। अगर आप ज्यादा ही उत्तेजना पैदा कर दो तो सदन स्थगित हो जाता है। सदन का असली काम शुरू होता है 2 बजे दोपहर। 2 बजे दोपहर को सरकार की तरफ से कानून लाए जाते हैं और उन कानूनों के ऊपर शाम को 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक चर्चा होती है और वो कानून पारित किए जाते हैं। तो भारत की संसद में कानून पारित करना, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसके ऊपर बहस करना, उसका मुख्य उद्देश्य। मैं ये बात आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जिस नुमाइंदे को आप चुन के भेज रहे हैं वो वहां पे जाके काम क्या है। एक सांसद
अपने संसदीय क्षेत्र का भारत की सरकार के समक्ष उनका प्रवक्ता हो। संसद साल में 120 से 130 दिन तक मिला करती थी 1952 से लेकर 1971 तक। अब संसद एक वर्ष में 60 या 65 दिन ही चलती। तो इसलिए जो स्थानीय मुद्दे, उन स्थानीय मुद्दों में या उनको हल कराने में भारत की संसद का कोई रोल नहीं। तो फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर सांसद किस तरह से काम करते हैं, उसके लिए वर्ष 1993 में एक एमपी लैंड्स की स्कीम शुरू हुई और उस एमपी लैंड्स की स्कीम के तहत पहले 2 करोड़ रुपए, फिर 5 करोड़ रुपए सालाना एक चुने हुए सांसद को दिया गया था कि अपने संसदीय क्षेत्र में जो छोटे छोटे काम है विकास के, उसमें वो योगदान डाल सके। इसके अलावा सांसद अपने जो संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं वो और जो स्थानीय सरकार है उसके बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। मैं ये बात आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जिन मुद्दों का आपने मेरे समक्ष मुद्दे रखे हैं, अगर पिछले 10 वर्ष में इनको हल कराने की कोई मंशा होती, कोई क्षमता होती, तो ये मुद्दे कानूनी रूप से हल कराए जा सकते। अब मैं एक एक करके जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया है, मैं उनके ऊपर जो मेरी राय है मैं आपके समक्ष रखता हूं। आपका सबसे बड़ा जो समस्या है वो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो नीड बेस्ड फ्लैट्स हैं, नीड बेस्ड चेंजेस की बात है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री जी को भी कई बार चिट्ठियां लिखी, आपने अपने सांसद से भी जरूर बात की होगी, 10 वर्ष में आपने और भी को बहुत कोशिश की होगी, तो इसका हल क्यों नहीं? और इसका हल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसका हल एक कानून के प्रति ही हो सकता है। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। जैसे चंडीगढ़ शहर है, वैसे ही एक शहर है नंगल, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में। नंगल की भी समस्याएं वैसी ही हैं जैसे चंडीगढ़ की है, क्योंकि वो भी पूरा शहर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की जमीन के ऊपर बसा हुआ। वहां से भी लीज होल्ड, फ्री होल्ड, जब वो शहर बसा था तो लोग कम थे, आबादी बढ़ गई, परिवार बढ़ गए, उसके कारण जो मकान थे वो लोगों ने एडिशनली कंस्ट्रक्ट कर लिए और वो मामला बड़ी देर से लंबे था। तो उसमें हमने जो पहल की वो पहल ये की कि हमने एक फिजिकल और एक ड्रोन बेस्ड सर्वे कराया और फिजिकल और ड्रोन बेस्ड सर्वे करा के एक कट ऑफ डेट हमने सुनिश्चित की और उस कट ऑफ डेट को सुनिश्चित करके उसके पहले जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई थी उसको एक नॉमिनल फी के ऊपर कंपाउंड करा और जो उसके बाहर कंस्ट्रक्शन थी वो ऑब्वियसली अनऑथराइज्ड थी। अब उसमें सिर्फ इतना ही झगड़ा बचा हुआ था कि जो कंपाउंडिंग फी लोग देना चाह रहे थे और जो कंपाउंडिंग फी बीबीएमबी लेना चाह रही थी उसमें थोड़ा सा अंतर है और मेरी ये कोशिश थी कि इस लोकसभा चुनाव से पहले उसको हल कर दिया जाए, पर मेरी उम्मीद है कि वो मामला ये जब कोड ऑफ कॉन्डक्ट खत्म होगा तो हल हो जाए। पर चंडीगढ़ में वो मॉडल लागू नहीं हो सकता और उसका कारण ये है
क्योंकि चंडीगढ़ की जो अफसरशाही है वो कोई कलम चलाने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें मेरा ये मानना है और मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इसमें एक कानून लाके, उस कानून के साथ के जरिए से एक एमनेस्टी स्कीम लाके, ये जो आपके यहाँ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का मामला लंबित है, इसको हम पूरी तरह से हल कराएं। अब पिछले 10 साल में क्यों नहीं हुआ? क्यों ऑर्डिनेंस लेके आया गया? क्योंकि ये सरकार तो हर छोटी छोटी चीज पे ऑर्डिनेंस लाती थी। They used to run the government through ordinances. ये सवाल आप या तो किरण खेर जी से पूछिए जो 10 साल यहाँ पे सांसद थी, या जो आए थे महानुभाव, आपको उनसे पूछना चाहिए था कि पिछले 10 वर्ष में उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। तो इसका जो हल है वो एक कानून में है। इसका हल जो विजय कुमार मल्होत्रा जी की स्कीम का आप जिक्र करते हैं 1999 की स्कीम का, वो 1999 की स्कीम भी इसलिए वो ला पाए क्योंकि उस समय की जो वर्तमान सरकार थी, उस वर्तमान सरकार ने, और वो कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार ने उसमें बहुत बड़ी अग्रसर पहल करके और एक समन्वय बनाकर इस चीज को क्रियान्वित की। जहां तक शेयर बाय सेल ऑफ प्रॉपर्टी का सवाल है, ये बड़ी विडंबना है, चंडीगढ़ प्रशासन ने उस केस को उच्चतम न्यायालय के सामने ठीक तरह डिफेंड ही नहीं, क्योंकि जिस मेरे अपने लॉ ऑफिस में इस चीज को तैयार किया गया था, क्योंकि मेरे अपने ही भाई जो जस्टिस रिटायर हुए थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से, वो ही वाज फाइटिंग फॉर सम ऑफ द पीपल हु वर पार्टीज इन दिस मैटर। तो मैं बहुत ही जिम्मेवारी से ये बात कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय के सामने आपका पक्ष ही नहीं रखा था, जो शेयर वाइज प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मैटर है या सेल ऑफ प्रॉपर्टी का मैटर है। और अगर आप उस फैसले को संज्ञान में ले, उस फैसले के पैरा 65 में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये रिकॉर्ड करता है कि ऐसी अवर्मेंट की गई है कि भाई शेयर बाय शेयर ऑफ प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करना चाहिए, पर उसके ऊपर उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने वो मामला हेरिटेज कमेटी के ऊपर छोड़ दिया। अभी 5-7 दिन पहले जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई, क्योंकि एक लेडी शायद हाई कोर्ट में गई है, उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने ये कहा ही नहीं जो चंडीगढ़ प्रशासन कह रहा है, और वो 31 सेक्टर तक सीमित था, इन्होंने पूरे शहर में एक्सटेंड कर दिया। उसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने हलफनामा दायर किया उस केस में, और ये कहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोहिबिटेड द शेयर वाइज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, व्हिच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हैज मिसलेड द कोर्ट। अब क्यों किया? जो महानुभाव आए थे, आपको उनसे पूछना चाहिए था कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों किया गया। क्योंकि या तो समझ नहीं है या मंशा नहीं है। तीसरा, जो आप बात करते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट, देखिए चंडीगढ़ शहर बना था 55,000 लोग, अब चंडीगढ़ शहर की आबादी है 20 लाख। अब और आबादी बढ़ती जाएगी, और चंडीगढ़ चारों तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से पंजाब है और 1 तरफ से हरियाणा है। तो इसकी ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो समस्या है, उसका एक ही हल है
उसको कहते हैं मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 2019 में मैंने श्री नितिन गडकरी को एक खत लिखा था और वो खत मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को, मनोहर लाल खट्टर जी को और चंडीगढ़ की जो सांसद थी और अंबाला के जो सांसद थे उन सबको उसकी प्रति भेजी थी। उसमें मैंने कहा था कि आप एक मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अंबाला से लेके कुराली तक, पंचकूला से लेके लाडला तक बनाइए, जिससे कि उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी हो सके। स्टैंड अलोन चंडीगढ़ मेट्रो की कभी वायबिलिटी नहीं हो पाई, उसका फाइनेंशियल क्लोजर ही नहीं हो पाया, कोई उसको प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जो जेस्टेशन है वो जेस्टेशन अबाउट 15 से 20 साल होता है, जो इसको ROR कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। तो वो ROR सिर्फ चंडीगढ़ की मेट्रो का, मुझे थोड़ा सा तजुर्बा है इस मामले में, मैंने कई एयरपोर्ट्स का ROR किया है इस मुल्क में, तो वो कभी फाइनेंशियल क्लोजर हो ही नहीं पाया। तो इसलिए, और उस समय नितिन गडकरी जी से मैं खुद जाके मिला भी था, उन्होंने ये DPR का आदेश भी कर दिया था कि यहाँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बननी चाहिए। पर आपकी जो वर्तमान सांसद हैं अभी क्योंकि 15वीं लोकसभा की टर्म जाके जून में खत्म होगी, उन्होंने इस बात को, अब उनके क्या कारण थे मैं नहीं जानता, पर उन्होंने पब्लिकली और प्राइवेटली इसको पूरी तरह से अपोज किया। शी वॉज अपोज टू द मेट्रो प्रोजेक्ट। और मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पे भी बात की, मैं कहा देखिए ये शहर की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या बढ़ेगी और अगर गाड़ियां बढ़ेगी उसके दो ही सोल्यूशन है, या तो आप कंप्लीटली इसको EV व्हीकल्स भी ले आइए, चार्जिंग स्टेशन लगाइए, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, या इसका जो हल है वो एक मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, MRTs। बट सरकार इनकी थी और हमारी विडंबना ये थी कि हर जो बड़ा मुद्दा था इस मुल्क का, उसके ऊपर संसद में विपक्ष की तरफ से बहस मैं ही शुरू करता था, तो मैं उनका स्पेशल टारगेट रहता था कि चाहे मेरा संसदीय क्षेत्र हो, चाहे और चीजें हो, सो देयर वाज एन एफर्ट कि भाई इसका काम नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट हम वो द्वेष की भावना से, हमारी भी 10 साल सरकार रही, हमने उसमें कोई काम नहीं किया। तो ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है इसका जो सोल्यूशन, या तो आप इसको एक कार्बन न्यूट्रल सिटी बनाएं, दैट यू स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंप्लीटली, यू स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी कंप्लीटली, रूफटॉप सोलर को आप बहुत इनहेंस करें, या इसका दूसरा सोल्यूशन जो मोर वायबल इफेक्टिव सोल्यूशन है वो आपके एक MRTs में। जहां तक डोमिसाइल की बात है, देखिए जहां तक डोमिसाइल की बात है मुझे नहीं समझ आता कि ये अभी तक हुआ क्यों, क्योंकि इसमें एक बहुत सीधा सोल्यूशन है, और वो सीधा सोल्यूशन ये है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं आइदर आप पंजाब एंड हरियाणा में भी उनको डोमिसाइल का स्टेटस दे दो, नहीं तो चंडीगढ़ में उनको अलग डोमिसाइल का स्टेटस दे दो। तो ये क्यों नहीं हुआ, ये आपको उनसे पूछना चाहिए जो यहाँ पे सत्ता पे काबिज थे, 4 इंजन की उनकी सरकार थी, गृह मंत्री, राज्यपाल, सांसद, कॉर्पोरेशन पे 8 साल का कब्जा। ये जो आप ट्रांसफर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स की बात करते हैं, देखिए मुझे ये फैसला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं बगैर किसी फैसले को पढ़े इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देता। जहां डॉग मंकी मेनेस की बात है, ये तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है, और मैं जरूर मेयर साहब को कहूंगा कि इसको संज्ञान में लेकर, क्योंकि ये समस्या सिर्फ चंडीगढ़ की नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं कि ऑलमोस्ट हर शहर चंडीगढ़ इस मुल्क का इससे प्रभावित है। तो और आपको मालूम है कि जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो कितने पैशनेट हैं। तो दिस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट
इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए जिससे कि लोग अपने पार्क्स में जा सकें और दे कैन गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग विदाउट फीलिंग थ्रेटन्ड और जो एनिमल्स हैं उनके साथ भी एक ह्यूमन ट्रीटमेंट ना हो, इसका एक समन्वय बनाने की जरूरत है। सिमिलरली रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, तो इसमें यार तो बहुत जिद्दी है। चलो टंडन ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵਲੀ ਜਵਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਰਾ ਨੌਲੇਜ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੋਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। इधर आ जाओ ना। ਅੱਗੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤभी तो ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 70 to 75% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ April ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਉਸਕੇ ਕੰਮ में 2 ਮਹੀਨੇ डिले हो गई या 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।